नए सूचना आयोगों ने अपने बजट और खर्चे के बारे में आंकड़े पब्लिक किए हैं, वहाँ पे भी संख्या बहुत कम है और ज़्यादातर जो पैसे खर्च हो रहे हैं इन आयोगों पर वो इन सब की तनख्वाह देने में खर्च हो रहे हैं, ना कि सिस्टम्स को बनाने में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो नेतृत्व के बारे में मैं जो कह रहा हूँ, वो नेतृत्व जो है वो खुद सूचना आयोगों को संभालना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं आयोगों की पूरी कार्य प्रणाली पर, तो आपको ये भी बताएं कि इस देश में ऐसा भी हो रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग में अगर मैं आपको कहूं कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक महिला एक सूचना पाने के लिए अगर 7 साल में 7 बार चक्कर लगाए लेकिन उसको फिर भी सूचना न मिले, तो फिर सवाल जरूर उठता है कि भाई आयोग जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उन महिला से जो 7 साल में 7 बार सूचना आयोगों पे चक्कर काट चुके हैं लेकिन सूचना उनको नहीं मिली है। इस ब्रेक के बाद मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो देश भर के तमाम सूचना आयोग हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि CHRI की एक रिपोर्ट ये कहती है कि जिन आयोगों के ऊपर जिम्मेदारी है देश में सूचना के अधिकार कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू करने की और पारदर्शिता की एक मिसाल कायम करने की, उन आयोगों में ही पारदर्शिता का बेहद अभाव है। और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं दिल्ली की एक ऐसी महिला से जो कि गृहिणी है लेकिन एक सूचना के लिए 7 साल में 7 बार केंद्रीय सूचना आयोग के चक्कर काट चुके अनीता छाबड़ा जी हैं। अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनीता जी, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं अपना दर्द कि एक सूचना हासिल करने के लिए आप आयोग के दरवाजे तक भी पहुंची हैं लेकिन 7 साल में आपको अगर लगातार निराशा हाथ लगी है तो क्यों? राज्यसभा सचिवालय से मैंने जो सूचनाएं 2007 में मांगी थी, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो मुझे पहली हियरिंग में ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो तब ना मिलकर मेरे लिए एक स्ट्रगल का कारण बन गई कि उनके लिए मैं आज 7 बार CIC जा चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे अभी तक भी सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। पहले तो मुझे वहाँ प्रूव करना पड़ा कि ये सूचनाएं यहाँ पर हैं इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो लोग ना तो स्पीड पोस्ट से भेजी गई किसी चीज़ को मानने को राजी थे और ना ही मैं पियोन रजिस्टर लाई थी। DOPT से एक रिपोर्ट आई है, उसके लिए ही मैं सूचना मांग रही थी, तो उसको भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारे यहाँ सूचना आई ही नहीं है जी। लेकिन किसी तरह मैंने उनको वो प्रूव करा कि ये सूचना यहाँ पर अवेलेबल है। फिर वो माना गया कि ये सूचना है, लेकिन फिर उसको कहा गया कि जी ये खो गई है अब यहाँ से हमारे से। अब उसको खोने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं किया गया और सिर्फ एक मुझे एफिडेविट पकड़ा दिया गया कि सूचनाएं खो गई हैं जी, बस एफिडेविट लेने। मैंने कहा एफिडेविट का मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं जी कोर्ट जाइए। मुझे ये बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम का जो इस्तेमाल होगा वो कोर्ट केसेस को बढ़ाने के लिए किया गया है कि कम करने के लिए किया गया? मैं शैलेश जी, आपने सुना हो अगर अनीता जी की बात, आप क्या टिप्पणी करेंगे? पहले तो मैं अनीता जी का दर्द समझता हूं, महसूस करता हूं जी। और मैं भी सूचना आयुक्त था और मैंने कुछ भी किया हो, एज एन इंस्टीट्यूशन अगर आयोग इसको नहीं निपटारा कर सकता है, अगर साधारण नागरिक को न्याय नहीं मिल सकता है, सूचना नहीं दिला सकता है, तो हम सब पे कहीं ना कहीं एक दाग है। अब और एक आपको बात कहूं, आपने जैसे कहा कि RTI बढ़ रही हैं, एक दूसरा सर्वेक्षण किया गया है काफी बड़ा, राग करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने, वो भी सिविल सोसाइटी की संस्था है, उसमें पाया यह गया है कि 50% जो सूचना जनता मांगती है वो सेक्शन 4 में कलम 4 में खुद ब खुद मिलनी चाहिए जी। मतलब उसके लिए RTI करने की जरूरत ही नहीं है, मगर चूंकि वो नहीं करती है, लोगों को ये सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ता है। 20% ऐसा है कि जैसे उन्होंने कोई कंप्लेंट दी हो जो इतने टाइम में सॉल्व होनी चाहिए, वो नहीं होती है, इस वजह से ये हो रहा है। मगर ये सब के पीछे मेरे बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, सूचना आयुक्त ढंग के नहीं हैं, उनको अपने काम पे लगाव नहीं है जी। उनके चयन प्रक्रिया से ही, इनफैक्ट चयन प्रक्रिया ही नहीं है। पर अनीता जी को आप कुछ सलाह देना चाहेंगे, इनको क्या करना चाहिए, अपनी लड़ाई आगे कैसे लड़ाइए? देखिए, ये काम सिर्फ केंद्रीय सूचना आयोग के हाथ में ही है और
उसके सामने तो फिर एक है, कोर्ट में जा सकते हैं, बट कोर्ट तो इससे बदतर है। इसके लिए मैं वो सलाह उनको नहीं देना चाहता हूं, मैं उन्हें दुखी नहीं होना देना चाहता हूं जी। वहां जाके और सूचना आयोग को ही करना चाहिए, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम के जरिए केंद्रीय सूचना आयोग में कोई सुनेगा इनका दर्द और इनको कुछ मदद करने की कोशिश करेगा। चलिए, हम उम्मीद करेंगे अनीता जी, इस कार्यक्रम के जरिए अगर सुनते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कुछ बदलाव है। बहुत जी अशोक, जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये बताया अनीता जी ने कि 2007 से जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कमीशन में किसने किसने इनके केसेस को सुने हैं। हमारा इनका कभी वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं बताना ये चाहूँगा कि जहाँ कहीं कोई पब्लिक अथॉरिटी ये कहती है कि हमारे पास से फाइल खो गई है या ये हमारे पास सूचना कहीं गुम हो गई है, हमने कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाए, कंपनसेशन भी दिया। दूसरी ये कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन का भी किया कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि सूचना को आप संभाल के रखें और जब कोई मांगता है तो उसको ये दें। ये जहाँ कहीं भी हमारे CIC में अगर कोई हमारे कोलीग इसको देख रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाएं, इनको कंपनसेशन भी दे, और दूसरी ये कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी रिकमेंड करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और ऐसा होना चाहिए। इसलिए कि जिन्होंने जो सूचना मांगी है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको नहीं दिया जा सकता। चलिए अनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपकी लड़ाई अगर जारी रहेगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर किसी ने सुना होगा तो शायद आपको जानकारी मिले। मैं शैलेश जी आपसे आखिरी बात बहुत संक्षेप में जानना ही चाहूंगा कि आपको ये जो पूरी कुल मिलाकर आयोगों की कार्यप्रणाली है, इसमें बदलाव के लिए आपको क्या लगता है? ये बात ठीक है कि अगर एक अच्छा आयुक्त होगा तो उससे बदलाव आएगा, एक व्यक्ति के अच्छे पहुंचने से बदलाव होता है, लेकिन सिस्टम को कैसे बदले? क्या सिर्फ अच्छे व्यक्तियों का इंतजार करें या फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं? पहले तो आयोगों का चयन ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरह से होना चाहिए और चयन की प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरा, हर 6 महीने पे हर आयोग को यह जरूरी होना चाहिए कि अपना जो भी काम है वो कम से कम 6 महीने में एक बार रखे। रोज का रोज रखे तो बहुत ही अच्छा है, मगर एटलीस्ट 6 महीने में न रखे तो जनता आवाज उठाए उस स्टेट की और कहे कि क्यों नहीं हो रहा है। शायद आपका कार्यक्रम भी ये काम कर सकता है कि भाई इन लोगों ने नहीं किया। आई थिंक वेंकटेश जी भी आपकी मदद करेंगे जी। उसके साथ एक फीडबैक लिया जाए जनता से, PIO से, सबसे कि ये आयोग का काम कैसा है। आज कोई फीडबैक जैसा ही नहीं है। अपने आप राजा जैसे बैठे थे वैसे आज आयोग हो गए, और सब आयोग, मैं ये आरोप सिर्फ सूचना आयोगों पे नहीं लगा रहा हूं, मैं सब आयोगों पे आयोग लगा रहा हूं। चलिए, शुक्रिया शैलेश जी आपका मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंसारी साहब, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा, सिस्टम ये बदलाव कैसे आए? आयुक्त का सिलेक्शन का जो सवाल है वो तो जाहिर है कि गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट जाने कि वो क्या करना है, लेकिन हम एक एज कॉमन सिटीजन हम समझते हैं कि इन्होंने वेंकटेश ने, CHRI ने और इनकी जो कोलीग्स ने जो काम किया है इसको और पॉपुलराइज और हाईलाइट करने की ज़रूरत है, और ये एक्सपोज करने की ज़रूरत है कि आखिर किस कमीशन में या किस कमिश्नर के पास किस तरह के केसेस जा रही हैं और वो हर महीने में या साल में किस तरह के जो डिसीजन दे रहे हैं। मैं बताना ही चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो बड़ी रिपीटिटिव टाइप के हैं, इसलिए कि शुरू के 5 सालों में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। बड़े इश्यूज जो हैं वो करप्शन से रिलेटेड हैं या ह्यूमन राइट्स से रिलेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आनी चाहिए, और ये जो उन्होंने काम किया है इसको फर्दर ले जाने की ज़रूरत है। और अभी पार्लियामेंट सेशन में है, तमाम स्टेट्स के MPs हजरात हैं और ये गवर्नमेंट भी बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करना चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो जहाँ पे भी हमारे जो कमीशंस हैं वो कमीशंस किस तरह से काम कर रही हैं। वेंकटेश जी, आपका आखिरी में वर्ड जानना चाहूँगा। सवाल है, रिपोर्ट तो आप हर साल निकाल रहे हैं, पर उसके बाद ये चीज़ें बेहतर हो उसके लिए क्या? देखिए, बेहतर होने के लिए मेरे ख्याल से जो नागरिक समाज है और जो जन समुदाय है उसके बीच में इस कानून के बारे में चर्चा होनी चाहिए। इन आयोगों के जो भूमिकाएं हैं वो किस तरह से वो निभा रहे हैं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। और जब तक, जैसे शैलेश जी और अंसारी साहब ने कहा कि जो जन दबाव जो बनेगा तभी जाके मेरे ख्याल से सरकार जो है और सूचना आयोग जो है अपने काम को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। और उसमें जैसे इन्होंने गुणवत्ता की बात करी, निर्णयों की गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब चयन की प्रक्रिया के दौरान अच्छे क्वालिटी वाले सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत कुछ जरूरी है और उम्मीद ये करेंगे कि इस दिशा में सरकार भी सोचेगी, नागरिक समाज भी इसमें जो अब तक लगातार RTI को लेकर दबाव बनाने की कोशिश जो नागरिक समाज ने अब तक सफलता पाई है उसको और आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी आपका हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। वेंकटेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और
अहमद अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस मुद्दे पर जो बहस हमने करी, हम उम्मीद करेंगे इस बहस को हम और आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो तमाम राज्यों में जो कुछ हो रहा है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम दिखाएं पर दबाव आप बनाएं, क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है, जो राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, जो सूचना आयोगों की जिम्मेदारी है, उन पर जो दबाव बनाने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। हम ऐसे तथ्य आपके सामने लाते रहेंगे। बहरहाल ये तो आज हमने बड़ा मुद्दा उठाया सूचना आयोगों की कार्यप्रणाली को लेकर, लेकिन इस बीच आरटीआई को लेकर जो कुछ देश भर में होता रहा वो सब समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। संयम है कोतवाल तो डर काहेगा, ये पुरानी कहावत है, पर राज्य सूचना आयोगों में जो आयुक्तों की नियुक्ति होती है उस पर बिल्कुल सटीक है। पिछले दिनों हरियाणा राज्य में 3 नए कमिश्नर बनाए गए। सबसे पहली कमिश्नर रेखा, जो कि राज्य सरकार के राजनीतिक सलाहकार उनकी पत्नी है। दूसरे जो कमिश्नर है अमर सिंह, वो आयकर विभाग से रिटायर हुए और राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग में उन्हें कमिश्नर नियुक्त कर दिया। जो तीसरे कमिश्नर बनाए गए वो थे शिवरमन सिंह, जो कि हुड्डा सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर थे, वो रिटायर हुए और राज्य सरकार ने उन्हें आयुक्त के पद पर बिठा दिया। अब जो प्रदेश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता वो सवाल उठा रहे हैं कि जो तीनों नियुक्तियां हुई हैं ये राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश भर में जितने भी आयोग हैं उसमें जो आयुक्त बैठे हुए 70% से ज़्यादा वो नौकरशाह हैं, यानी कि पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने ये व्यवस्था दी है कि एक बार जो आरटीआई के तहत जो जवाब मिल चुका है, अगर आरटीआई आवेदक बार बार उस सूचना को फिर से मांगता है तो उसकी आरटीआई अर्जी जो है खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग में हो सकता है कि इस तरह के मामले बार बार आते हों, इसलिए केंद्रीय सूचना आयोग ने इस तरह की व्यवस्था दी है। लेकिन जो अगर देश भर में देखा जाए तो सूचना न देने की जो मानसिकता है अधिकारियों की, अगर वहां पर इस तरीके के जो सूचना अगर कोई मांगने वाला हो तो उसको एक पुख्ता आधार मिल गया है उस अधिकारी को कि इस तरीके के सूचना आप पहले भी मांग चुके हैं और उसको आधार बना करके उसे खारिज, जो आरटीआई आवेदन है उसे खारिज किया जा सकता है। दूरदर्शन न्यूज़ पर आरटीआई को लेकर चलने वाला प्रोग्राम जानने का हक का खबर का ही असर है कि शहरी विकास मंत्रालय ने 20 पूर्व मंत्री और 126 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि 26 जुलाई तक वो अपना सरकारी आवास छोड़ दे। सूचना अधिकार कानून से मामला सामने आया था कि देश के 20 पूर्व मंत्री, यानी कि जो मंत्री पद से त्याग पत्र दे देते हैं, पूर्व मंत्री हो जाते हैं, वो भी अपना सरकारी बंगला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही 126 नेता ऐसे थे जो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपना कब्जा सरकारी बंगले पर बनाए रखा। ये मामला बस सूचना अधिकार कानून से सामने आया, कई अखबारों में आया, टेलीविजन पे चला। तो अब शहरी विकास मंत्रालय ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि 26 जुलाई उनको तारीख दे दी गई है कि इन सभी पूर्व मंत्रियों को और 126 सांसदों को अपना सरकारी आवास छोड़ना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला में एक केलो परियोजना चलाई जा रही है। वहां पर करोड़ों के पाइप, एमएस पाइप खरीद डाले गए हैं बगैर वरिष्ठ अभियंता को बताए। मजे की बात यह है कि जब वहां पर एक आरटीआई आवेदक ने आरटीआई के तहत इस पाइप की खरीद के बारे में जानकारी मांगी, तब वरिष्ठ अभियंता को पता चला। वरिष्ठ अभियंता ने अपने मातहत जो अधिकारी हैं जब उससे जवाब तलब की, तब पूरा जो अमला है अब लिपापोती में जुट गया है और वरिष्ठ अभियंता ने ये कहा है कि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर कसमाग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जानने का हक @gmail.com, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे ट्विटर हैंडल का भी एड्रेस है। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा